हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SKZ फार्मेसी। आज आपका फार्माकोग्नोसी का एग्ज़ाम हो गया होगा और आई थिंक जिन्होंने पढ़ा होगा तो उनका पेपर बेस्ट गया होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनके लिए थोड़ा सा इशू है। इसलिए आप सभी लोग 8 से 12 घंटे की पढ़ाई करें ताकि आप सभी का पेपर भी अच्छे तरीके से जाए। और इस समय तो ड्यूटी बहुत स्टिक लगी हुई है, तो इसलिए आप सभी लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़ें और कम से कम आप 80% सिलेबस तो कवर करके जाएं। और इसलिए ये पेपर सॉल्व है करने जा रहा हूँ ताकि इसमें आपका 60 से 70% सिलेबस कवर हो जाएगा। तो इसलिए आप चीज़ों को पढ़िए और कायदे से पढ़िए, कम से कम एक बार चीज़ों को ज़रूर लिखिए और 2 बार ज़रूर उसको रिवाइज़ करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको इस बार फर्स्ट ईयर पास करने में ईज़ली हो, ईज़ी से तरीके से आप पास हो पाएँ। तो चलिए फटाफट पार्ट सी मैंने अपलोड कर दिया है, उसको जाके आप देख सकते हैं। पार्ट ए देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, डिफाइन एक्सट्रैक्शन, नेम ऑफ द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन और डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्टेप वाइज परकुलेशन। ठीक है, मैं किताब से थोड़ा समझा दे रहा हूँ और इजी वे में समझाऊंगा। चलिए देखते हैं क्या है। डेफिनेशन क्या है, एक्सट्रैक्शन इज द प्रोसेस, एक प्रक्रिया है, इन विच रिमूवल ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब होता है API, ठीक है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट फ्रॉम क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग मतलब होती है सूखी दवाएं, ठीक है, बाय यूजिंग सूटेबल सॉल्वेंट इन विच इज सॉल्युबल। मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि आपने एक राउल्फिया ड्रग पढ़ी होगी या जिंजर आपने ड्रग पढ़ी होगी, तो वो हमारी क्या है, क्रूड ड्रग है। ठीक है, तो क्रूड ड्रग है, तो इसमें हम क्या कर दें कि उसने बोला है कि इसको हम किसी सूटेबल सॉल्वेंट में क्या कर दें, डिज़ोल्व कर दें या मिला दें। और फिर इसके बाद इसमें जो मेन केमिकल पाया जाता है आपका रसरपीन। ठीक है, मेन केमिकल क्या पाया जाता है, रसरपीन। तो ये केमिकल हमको क्या हो जाए, लास्ट में ऑब्टेन्ड हो जाए, रसरपीन हमको ऑब्टेन्ड हो जाए। तो इस प्रकार की प्रक्रिया को बोलते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। तो ये आपका इस प्रकार की डिफिनीशन आप वहाँ लिख के आ जाइएगा। तो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस आप समझ में आए, आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में हो गया कि इट इज़ द प्रोसेस इन विच API आर रिमूवल फ्रॉम द क्रूड ड्रग विद द हेल्प ऑफ सूटेबल सॉल्वेंट। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम ये देख लें API क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने जिंजर देखा होगा या अदरक देखा होगा। अदरक में मेन केमिकल्स जब हम अदरक खाते हैं तो अदरक का छिलका नहीं फ़ायदा करता है, लेकिन अदरक में जो मेन केमिकल पाया जाता है वो हमें ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो वही मेन केमिकल हमको किस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस की सहायता से निकालते हैं उस केमिकल को। तो इसी प्रोसेस को एक्सट्रैक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ में आ गया होगा आई थिंक। ठीक है, तो ये कुछ डिफिनीशन है। जैसे मेंस्ट्रुअम क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन में पाया जाता है कि वही जो सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है हमारे जो सॉल्वेंट यूज़ करते हैं API को निकालने में, उसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, मेंस्ट्रुअम कहते हैं। जैसे अल्कोहल है, वाटर है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, ठीक है, लाइट पेट्रोलियम है, ये सब कहते हैं। और मर्ग किसे बोलते हैं, तो आफ्टर रिड्यूस लेफ्ट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बाद जो बचता है उसे मर्ग बोलते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर आपका मेथड कौन कौन से हैं, 1 नंबर में आप वो लिख सकते हैं। मेथड कौन से हैं, तो आपका इन्फ्यूज़न हो गया, डिकोशन हो गया, मेंसरेशन हो गया। ठीक है, मेंसरेशन हो गया, और ये लास्ट में आपका आता है डाइजेशन हो गया, सॉरी दिख रहा होगा, डाइजेशन हो गया और परकुलेशन हो गया। तो हमें परकुलेशन के बारे में पढ़ना है, और भी ये हम शॉर्ट में बता दे रहे हैं कौन कौन सा है। तो फटाफट शॉर्ट में हम बता दे रहे हैं। शॉर्ट में देख लिए, जैसे इन्फ्यूज़न क्या होता है। तो इन्फ्यूज़न में क्या होता है कि जैसे कोल्ड एंड, मान लीजिए कोई ड्रग ले लिया आपने और उसमें कोल्ड वाटर और बॉयल वाटर मिला दिया। ठीक है,
तो ये हो गया। फिर इसमें ड्रग क्या होती है, सॉफ्ट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने शायद संतरे का लिया होगा और अल्कोहल लिया होगा, उसको मिलाया होगा और रख दिया होगा, तो उसको भी आप इन्फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। फिर लास्ट में डिकोशन है। डिकोशन में क्या है, ड्रग इज़ बॉइल्ड विद द इन वाटर। जैसे हम लोग डिकोशन में काढ़ा जैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हमने पानी लिया, उसको बॉयल किया, उसमें दालचीनी और जिंजर और ये सारी चीज़ें डाल दी, ठीक है, तो उसमें क्या हो गया, आप डिकोशन इसको बोलते हैं, ठीक है। फिर मेंसुरेशन प्रोसेस भी ऐसे ही होती है। मेंसुरेशन आप ये इसके बीच में लिख सकते हैं कि मेंसुरेशन इज़ द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस ड्रग सॉलिड डिजॉल्व इन द अल्कोहल, ठीक है, और 7 डेज़ के लिए रख देते हैं। फिर मर्क इज पास, फिर ड्रग जो है वो पेट्री डिस्क में कलेक्ट कर देते हैं। एग्जाम्पल के प्रिपरेशन ऑफ लेमन टिंचर ऑरेंज टिंचर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब परकुलेशन का क्या मेथड रहता है देख लीजिए। आप ये परकुलेटर जानते होंगे। परकुलेशन मेथड जो है वो परकुलेटर में आपका परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। वो भी एक एक्सट्रैक्शन का मेथड रहता है। सेम आप स्ट्रक्चर ऐसे बनाइएगा, दीजिएगा, ये आपका इस टाइप का होगा, ठीक है। आपने परकुलेटर देखा भी होगा। तो यहाँ पास ये एक ढक्कन टाइप का होता है, ठीक है। यहाँ पास देखिए इसमें क्या क्या होता है। एक पहला वाला पार्ट होगा मेंस्टुरियम, मतलब जिसमें लिक्विड पार्ट होगा ऊपर वाला, ठीक है। बीच में यहाँ फिल्टर पेपर लगा होता है। फिर यहाँ पास होता है ड्रग, ठीक है, ये इसमें ड्रग भरी जाती है, सूखी ड्रग मतलब भरी जाती है, ठीक है। ये ग्लास वूल होता है, यहाँ आउटलेट लगा होता है, और यहाँ एक होता है, चाहे आप ग्लास रख दिए, मतलब एक आप बीकर ले सकते हैं, तो यहाँ पास ये स्टार्ट हो जाए। तो मान लीजिए आपने ऊपर से पानी भर दिया या फिर कुछ और भर दिया, ये बीच में ड्रग है, ड्रग में, ठीक है, और ऊपर से भाई जब पानी ड्रॉप वाइज गिरेगा, पानी थोड़ा सा ड्रॉप वाइज गिरेगा, वो ड्रग गीली होगी तो यहाँ से धीरे धीरे उसमें से वो मिक्स होगी, और मिक्स होने के बाद फिर धीरे धीरे उसमें से वो मिक्स होने के बाद वो साथ में ड्रग और वो पानी दोनों आपस में मिलेगा, और यहाँ पास ये गीले फॉर्म में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसको ड्राई कर लेंगे तो हमारा मेन एपीआई हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस स्टेज क्या है, स्टेज इन्वॉल्व इन द परकुलेशन मेथड। तो सबसे पहले हम ऐसे समझिए कि सबसे पहले हम ड्रग को फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, क्रूड ड्रग को फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको पैक करते हैं, ठीक है, परकुलेटर में पैक करते हैं, फिर ऊपर से सॉल्वेंट डालते हैं, और सॉल्वेंट क्या आता है, फिर ड्रॉप वाइज धीरे धीरे ड्रग में मिलता है, और ड्रग में मिलने के बाद वो ड्रग और वो ड्रग प्लस सूटेबल सॉल्वेंट आपस में मिलके पर बीकर में आता है, और बीकर में के बाद हम लोग उसे ड्राई करते हैं, और इस प्रकार हमें अपना मेन जो केमिकल होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप समझिए वो क्वेश्चन को और अपने वर्ड में लिखिए तो वो ज़्यादा सही रहता है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पास मैंने चीज़ें समझा दी है, आप अपने वर्ड में लिखने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला है कि जैसे ड्रग को सबसे पहले फाइन पार्टिकल में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको परकुलेटर में पैक करते हैं, फिर उसके ऊपर मेंस्ट्रुएम मतलब सूटेबल सॉल्वेंट अप्लाई करते हैं, और बीच में फ़िल्टर पेपर लगाते हैं। फिर उसके बाद प्रोसीजर में ये रहेगा कि सूटेबल सॉल्वेंट ड्रग से मिलता है, ड्रग से मिलने के बाद वो बीकर में कलेक्ट करते हैं, बीकर में कलेक्ट करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, ड्राई करने के बाद हमें अपना सूटेबल एपीआई मिल जाता है। तो इस प्रक्रिया से परकुलेशन मेथड कहते हैं। तो इस प्रकार आप समझने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पास आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बात इस चीज़ की है, थोड़ा जल्दबाजी में समझाना पड़ रहा है क्योंकि टाइम आपके पास कम है और हमारे पास भी कम है, तो इसलिए ये 10 मिनट की वीडियो है, एक क्वेश्चन है। तो अगर यही चीज़ एक क्लास पूरी होती तो आई थिंक और ब्रीफली से समझाने का मौका मिलता है। तो इसलिए आप भी समझने की कोशिश करें और चीज़ों को समझें और अपने आप से लिखें तो वो ज़्यादा सही है।
दूसरा क्वेश्चन है राइट एनी 5 साइलेंट फ्यूचर ऑफ 8 एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया का 8 एडिशन के बारे में 5 साइलेंट फ्यूचर लिखने हैं। तो देख, इससे पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है, सॉक्सिलेशन क्या होता है, ठीक है, और इसके बारे में पूछ लेते हैं कि सॉक्सिलेशन प्रोसेस क्या होती है या सॉक्सिलेशन apparatus क्या होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ हमारी ड्रग पैक यहाँ ड्रग पैक करते हैं और इसमें सूटेबल सॉल्वेंट होता है और ड्रग होती है, सूटेबल सॉल्वेंट होता है। तो सूटेबल सॉल्वेंट होता है, फिर यहाँ पास हीटर रखा होता है, तो इसको हीट करते हैं। तो ये हीट ऊपर से पहले यहाँ जाती है, यहाँ से जाती है, यहाँ से जाती है और इवेपोरेट होके, मतलब इवेपोरेट होते हुए मतलब यहाँ से जाती है और यहाँ से वाटर अप्लाई होता है। तो वाटर अप्लाई होने की वजह से वो जो इवेपोरेट वाली बूंदें होती हैं उनको क्या करता है, वो ठंडा करता है। कंडेंसर क्या करता है, ठंडा करता है। ठंडा करने के बाद वो पानी में फिर से कन्वर्टेड हो जाती हैं। कन्वर्टेड होने के बाद फिर यहाँ से आती हैं, यहाँ से आने के बाद फिर ये ड्रग में मिलती हैं। ड्रग से मिलने के बाद यहाँ से आते होते फिर इसी में चली जाती हैं। फिर क्या होती है, इसी में चली जाती हैं। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली लगातार चलती रहती है और लास्ट में हमें क्या होता है, सूटेबल सॉल्वेंट जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारा जो लास्ट में एपीआई बचता है वो हम यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। तो ये भी आपके एक प्रोसेस है, सॉक्सिलेशन apparatus प्रोसेस। तो ये आपका पूछने के चांसेस हैं, तो ये आप ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी आप बना लीजिएगा। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो 2018 में हमारी जो है 8th एडिशंस की फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी, ठीक है। इसमें 4 वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं और इसके आप ऐसे लाइन लिखिएगा, साइलेंट फ्यूचर्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया 2018 8th एडिशन, ठीक है। पहली लाइन आप ये लिख सकिएगा। तो आप कुछ पॉइंट अपने आप से बना सकते हैं। देयर आर मेनी साइलेंट फीचर्स ऑफ 8th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। फर्स्ट क्या है, द आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया 2018 इज़ प्रेजेंटेड इन द 4 वॉल्यूम प्रेजेंट होते हैं इन 2018 में, मतलब 66 मोनोग्राफ इंक्लूडिंग केमिकल्स, हर्ब्स और हर्बल प्रोडक्ट्स और 3 रेडियो फार्मास्यूटिकल्स प्रिपरेशन 3 केमिकल्स एक्सेट्स और हर्बल प्रोडक्ट्स 3 और रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन 2 इसमें शामिल हुए थे, ठीक है। और फिर क्या है, एक 1 जनरल मोनोग्राफ ऑन लोशन इज़ आल्सो इंक्लूडेड, मतलब एक लोशन भी इसमें इंक्लूड किया गया था। मतलब ये एक बुक है जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल यही सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं, बस ये चीज़ आपको लिखना है, ठीक है। मान लीजिए आपने कोई बुक ली और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं वही सारी चीज़ें इसमें लिखनी है। स्पेशली चौथा लाइन देख सकते हैं, स्पेशली चौथी लाइन देख सकते हैं, स्पेशली हैज़ बीन गिवन टू बी डोजेस फॉर्म of API whose dosage form were not in the previous editions। मतलब जो पहले एडिशन में API इन्वॉल्व नहीं थे वो API इसमें इन्वॉल्व किए गए हैं, ठीक है। फिर जनरल केमिकल टेस्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ आर्टिफिशियल हैव बीन ऑलमोस्ट एलिमिनेटेड एंड स्पेसिफिक इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर HPLC और HPTLC हैज़ बीन गिवन इन, मतलब इसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी इन्वॉल्व किए गए हैं और इसमें 3-4 मेथड और भी इन्वॉल्व किए गए हैं। जैसे HPLC मतलब होता है हाई प्रेशर लेयर क्रोमेटोग्राफी मतलब होता है किसी ड्रग की प्योरिटी चेक करना और उसमें कितना API पाया जाता है उसको चेक करना बोलते हैं, ठीक है। और HPTLC मतलब हाई प्रेशर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इसका ये फुल फॉर्म होता है, ठीक है।
तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, इन दिस इन्वॉल्व देयर आर मेनी डिफरेंट मेथड सच एज HPLC और HPTLC, ठीक है, विच आर यूज्ड टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर छठा नंबर है, फिर 5 लिखने हैं सॉरी, और आप छठा नंबर भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 7वां नंबर भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 तक लिख के और ऐसे आप लिख सकते हैं तो बना के, तो वो ज़्यादा बेटर है। तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन मैंने बोल दिया है, आपको थोड़ा समझाने में ईजी लगे। ज़रूरी नहीं है कि आप किताबी लैंग्वेज लिख के आएँ, आप अपनी लैंग्वेज भी लिख के आ सकते हैं, जैसे अभी मैंने बोला है, तो उस टाइप से आप लिख के भी ज़रूर आइए, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्वेश्चन नंबर दूसरा ख़त्म होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक के एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिखना है, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल होता है, पैकेजिंग मटेरियल तो हमारे बहुत सारे होते हैं, तो फिर भी हमें प्लास्टिक के बारे में लिखना है, तो फटाफट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके सामने प्लास्टिक मटेरियल का है, तो आप लिख सकते हैं। सबसे पहले क्या है, कुछ ज़रूरी नहीं है इस बार आपका प्लास्टिक का पूछा गया है, तो अगली बार आपका ग्लास से पूछा जा सकता है, तो आप ज़रूर पढ़िए। और टाइप्स ऑफ कंटेनर पूछ सकता है कि कितने टाइप्स के कंटेनर होते हैं, कंटेनर क्या होता है, इसकी डिफिनीशंस आपको लिखनी होगी, क्लोज़र क्या होता है उसकी आपको डिफिनीशंस लिखनी होगी, तो वो सारी चीज़ें ज़रूर पढ़िए। जैसे आपका क्लोज़र क्या होता है, कि क्लोज़र मतलब हिंदी मतलब होता है ढक्कन, कि क्लोज़र इज़ द डिवाइस होती है विच आर यूज टू क्लोज द कंटेनर, कंटेनर को बंद करने में यूज़ किया जाता है। और कंटेनर का क्या होता है, कंटेनर इज़ द डिवाइस, कंटेनर एक प्रकार की डिवाइस है जिसमें हम ड्रग को रखते हैं या ड्रग को होल्ड करके रखते हैं, तो ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट देख लेते हैं प्लास्टिक का क्या है। तो दे आर लाइट इन वाइट, कैन बी हैंडल ईजली, मतलब प्लास्टिक को हम ईज़िली पकड़ सकते हैं, प्लास्टिक हल्की होती है इसलिए, ठीक है। और प्लास्टिक अवेलेबल इन द वेरियस शेप एंड साइज, मतलब प्लास्टिक का जो होती है पैकेजिंग मटेरियल, वो हमारा मतलब काफ़ी शेप में होता है, काफ़ी साइज में भी होता है। दे आर अनब्रेकेबल, मतलब ये ईज़िली टूटते नहीं हैं, ठीक है। दे कैन बी ट्रांसपोर्ट ईज़िली, मतलब इनको ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ले आने में कोई दिक्कत नहीं होती है। रेजिस्टेंस ऑफ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, मतलब ये रेजिस्टेंस करते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स को, ठीक है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब हीट को भी नहीं जनरेट करते हैं, ठीक है। तो ये एक हिसाब से सही है। गुड प्रोटेक्शन पावर होती है इनमें, मतलब प्लास्टिक के जितने कंटेनर हैं उनमें प्रोटेक्शन पावर होती है, ठीक है। और दे हैव ए सफिशिएंट मैकेनिकल स्ट्रेंथ, मतलब ये थोड़ा सा मजबूत होते हैं। नॉर्मल अगर देखा जाए तो कांच के मजबूत तो होते हैं लेकिन वो ब्रेकेज हो जाते हैं, और लेकिन ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ में भी मजबूत होते हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के भी कंटेनर्स, मतलब प्लास्टिक का यही बेनिफिट। आप नॉर्मल अगर जब भी आप लिखने बैठें तो थोड़ा सा माइंड को भी ध्यान दें कि हाँ क्या चीज़ें लिखनी है। प्लास्टिक कंटेनर है तो ईज़िली ब्रेकेज नहीं होगा, ईज़िली ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ईज़िली शेप साइज में आता है, काफ़ी डिफरेंट हल्का होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप खुद से भी बना के लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, दे में बी एब्जॉर्ब द प्रोडक्ट, मतलब कभी कभी प्रोडक्ट को ये एब्जॉर्ब कर देते हैं। लीचिंग प्रॉब्लम होती है, कभी कभी हीट अगर थोड़ा सा मिल जाती है तो ये थोड़ा सा पिघलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये आपका है डिसकलरेशन ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कभी कभी कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। सम प्लास्टिक आर परमेबल टू गैसेस मॉइस्चर, मतलब कुछ प्लास्टिक ऐसी होती हैं जिनमें गैस आर हो जाती है और मॉइस्चर भी हो जाता है। आपका पानी का जो कंटेनर होता है उसमें आप देखोगे कभी ठंडा पानी भर दीजिए तो पानी इधर उधर हो जाता है, मतलब पानी थोड़ा सा बाहर आने लगता है। तो इस प्रकार का प्लास्टिक कंटेनर नहीं होना चाहिए, इसकी डिसएडवांटेज है, ठीक है। और दे आर रिलेटिव एक्सपेंसिव, कुछ कंटेनर जो होते हैं थोड़ा सा सही नहीं होते हैं, तो आप इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। और ये आपसे क्वेश्चन कभी कभी पूछ जाएगा कि टाइप्स ऑफ कंटेनर कितने टाइप्स के होते हैं। तो वेल क्लोज कंटेनर, टाइटली क्लोज कंटेनर,
कंटेनर, एयर टाइटली कंटेनर, लाइज रेजिस्टेंट कंटेनर, टेम्पर प्रूफ कंटेनर, सिंगल डोज कंटेनर, मल्टी डोज कंटेनर और एरासॉल कंटेनर तो आप जानते ही होंगे जो हम लोग परफ्यूमिंग एजेंट में यूज़ करते हैं, मतलब परफ्यूम के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, तो यहाँ पास आपको क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा कंप्लीट हो गया। जो क्वेश्चन नंबर चौथा देख लेते हैं कि व्हाट आर द फार्मास्यूटिकल एड और नेम ऑफ द फार्मास्यूटिकल एड विथ एग्जांपल। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होते हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको भी बताया है कि फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सब्सटेंस होते हैं कि जिनका यूज़ हम मैन्युफैक्चरिंग में करते तो हैं, बट इनमें कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं होता है और ना थेरेपेटिक वैल्यू होती है, बट ये हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग हम करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल एड, चाहे आप ऐसे लिख दीजिए या फिर आप ऐसे लिखना चाहें तो ये नॉर्मल है, जैसे आप ये बना पाएंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, तो ये भी आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये फार्मास्यूटिकल एड क्या होते हैं, तो यहाँ पास ये ज़्यादा सही है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप ऐसे लिख देंगे कि दो सब्सटेंस विच आर ऑफ लिटिल और therapeutic value, no therapeutic value, but essentially in their manufacturing, compounding, various pharmaceutical known as a pharmaceutical है। ये आप लिखेंगे ज़्यादा सही है। और अगर आपको ऐसा अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ पास लिख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल एज, तो आप ये यहाँ पास से लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं। जैसे ये टू मेंटेन द फिजिकल स्टेबिलिटी, तो ये आप स्टेबलाइजिंग एजेंट लिख सकते हैं। ठीक है, जो पॉलीथाइलिन है, ग्लाइकॉल है। ठीक है, और सस्पेंडिंग एजेंट में अकेशिया टगाकांथ है, एमल्सिफाइंग एजेंट में अकेशिया बीवैक्स है। ठीक है, और यहाँ पास और भी है, थिकिंग एजेंट में स्टार्च है, अगार है, और बाइंडर एजेंट सोलिटोजिस फॉर्म में अकेशिया है। जैसे हम टैबलेट बनाते हैं तो उसमें यूज़ होता है। डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट में ये हमारे टैबलेट में होता है जी, ताकि टैबलेट जल्दी से टूटे और एक्शन दे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप ऐसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। टू मेंटेन द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ फार्मूलेशन, तो एंटीऑक्सीडेंट टोकोफेरॉल्स। ठीक है, बफर्स में ये आप सोडियम सिट्रेट लिख सकते हैं। प्रिजर्वेटिव्स में आप मेथाइल पैराबिन, बेंजील क्लोराइड, फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, टू ईजी टू मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट को ईजिली मेंटेन करने में यूज़ होते हैं। लुब्रिकेंट एजेंट होते हैं, ग्लाइंडेड एजेंट होते हैं, एंटी एजेंट होते हैं, एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनोलेप्टिक मतलब जो हम लोग कल आँख से देख सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें। कलरिंग एजेंट हैं और फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटिंग एजेंट हैं। जैसे स्वीटिंग एजेंट में आपका हनी हो गया, सुक्रोज हो गया, सिरप हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप मिसलेनियस में ये सारे चीज़ लिख सकते हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज़ के लिख सकते हैं कि इट शुड बी फिजियोलॉजिकली इंसर्ट होना चाहिए, लो कॉस्ट होनी चाहिए, ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं थोड़ा सा ईजी वे में। ठीक है, फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स होना चाहिए, मतलब कोई तरीके का कंटामिनेटेड नहीं होना चाहिए, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, तो उसको आप ज़रूर लिखिएगा। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में डिफरेंस बताना है, और क्वालिटी कंट्रोल में और क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंस बताना है। तो चलिए फटाक से देख लेते हैं। तो यहाँ पास डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल होता है और सॉफ्ट जिलेटिन। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आपको देखने के लिए 1 मिनट रुकिए, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। तो ये आपका हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल देखने के लिए इवियान कैप्सूल आते हैं जो विटामिन ई का होते हैं, तो वो आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट डिफरेंस देख सकते हैं। तो एक तरफ आप हार्ड जिलेटिन कैप्सूल लिखेंगे, दूसरी तरफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल लिखेंगे। तो इट इज़ अ कंपोज्ड जिलेटिन वाटर लेस ऑफ पेस्टिसाइजर, मतलब इसमें जो जिलेटिन होता है और वाटर होता है, सॉरी जिलेटिन का बना होता है, और वाटर जो इसमें होता है बहुत कम होता है। ठीक है, वाटर आप देख लेंगे इसमें बहुत कम होता है। लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में इट इज़ अ कंपोस्ट ऑफ जिलेटिन, मतलब वो भी जिलेटिन का बना होता है,
लेकिन वाटर और एंड 100% प्लास्टिसाइज़र होता है, मतलब उसमें 100% वाटर होगा और प्लास्टिसाइज़र होगा, ठीक है। इट हैज़ 2 पार्ट, मतलब इसके 2 पार्ट होते हैं, एक बॉडी होती है, दूसरा कैप होता है, ठीक है। इट इज़ अ यूनिट बॉडी, मतलब उसमें केवल एक ही यूनिट बॉडी होती है। आप आँख वाली एक आँख की पिचकी आती है, उसको आप देखेंगे तो वो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होगा, ठीक है। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल एंड हेमिसेप्टिकल होती है, और इट इज़ अवेलेबल इन द डिफरेंट लाइक एज अ ओवल शेप में होता है, सेप्रिकल शेप में होता है, ठीक है। ओनली सूटेबल फॉर सॉलिड्स, मतलब ये सूटेबल सॉलिड्स के लिए सूटेबल्स होते हैं, और सॉलिड फॉर बोथ, मतलब सॉलिड के लिए भी सही होता है और लिक्विड के लिए भी सही होता है, मतलब सूटेबल होते हैं, सॉलिड में भी हो सकते हैं और लिक्विड में भी हो सकते हैं, ठीक है। अवेलेबल इन द 8 स्टैंडर्ड होते हैं, इसमें 8 स्टैंडर्ड के कैप्सूल पाए जाते हैं, 0 से लेके 5 तक, ठीक है। लेकिन नो स्टैंडर्ड साइज अवेलेबल इन द डिफरेंट टाइप, मतलब इसमें कोई स्टैंडर्ड साइज नहीं होता है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है। कैप्सूल आर सील्ड आफ्टर दे हैंड फिलिंग एंड सीलिंग। कैप्सूल आर सील्ड, मतलब कैप्सूल सील किए जाते हैं बाई हैंड फीलिंग मशीन और सीलिंग मशीन के, लेकिन इसमें मशीन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब मशीन इसमें रिक्वायर्ड होती है। मशीन मतलब अपने आप से मशीन इसमें रिक्वायर्ड होती है, और आप इसमें आप कह सकते हैं कि मशीन रिक्वायर्ड भी होती है और हाथ से भी आप फिल कर सकते हैं, सील भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और कैप्सूल से हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनेगा, इसलिए आप मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हार्ड जिलेटिन कैप्सूल से पढ़ लीजिएगा और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल पे पढ़ लीजिएगा, तो इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो फटाक से देख लेते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या डिफरेंस है। तो क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल में क्या है, इट फोर्स ऑन द प्रोसेस टू प्रिवेंट द डिफेक्ट, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस क्या करता है और क्वालिटी कंट्रोल क्या करता है। क्वालिटी एश्योरेंस जो होता है, जैसे मान लीजिए हमने टैबलेट बना रहे हैं, तो टैबलेट बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्वालिटी एश्योरेंस कहलाएगी, और क्वालिटी कंट्रोल क्या कहलाएगी, वो जो प्रोडक्ट बना है उस पे हम जो काम कर रहे हैं, उसके जो डिफेक्ट्स को दूर कर रहे हैं, उसके जो अगर कोई गलती हो गई है तो उस पे जो काम कर रहे हैं वो क्वालिटी कंट्रोल कहलाती है, ठीक है। तो मान लीजिए हमने कोई टैबलेट बना रहे हैं, तो उसकी जो प्रोसेसिंग में कोई दिक्कत आ रही है तो उस पे काम करना क्वालिटी एश्योरेंस कहलाता है, और जो प्रोडक्ट बन गया है उस पे काम करना, उसकी दिक्कतों को दूर करना, तो वो हमारा क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है, ठीक है। तो यही लिखा है, इट फोकसेस ऑन द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंट द डिफेक्ट, मतलब इस पे फोकस किया जाता है कि जो प्रोसेस अगर गलत हो रही हो तो उसको सही किया जाए, और लेकिन इट फोकस ऑन द फाइंडिंग डिफेक्ट फिनिश गुड प्रोडक्ट, मतलब फिनिश गुड प्रोडक्ट पे फाइंड किया जाता है कि कहाँ मिस्टेक हुई है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज़ द प्रोसेस ओरिजिनेटेड, और क्वालिटी कंट्रोल इज़ द प्रोडक्ट ओरिजिनेटेड, मतलब क्वालिटी कंट्रोल जो है वो प्रोडक्ट से मिलता है, ठीक है, जनरेट होता है, और क्वालिटी एश्योरेंस जो हाँ प्रोसेस से ओरिजिनेटेड होता है, मतलब उत्पन्न होती है, ठीक है। फिर सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इंश्योरिंग क्वालिटी इज़ द प्रोसेस, और सेट ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर इंश्योरिंग द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब ये क्या है, ठीक है। तो क्वालिटी एश्योरेंस इज़ द मैनेजरल टूल्स होता है, मतलब मैनेजमेंट टूल्स होता है, और क्वालिटी कंट्रोल इज़ द करेक्टिव टूल्स होता है, मतलब डोजेस फॉर्म पे मैनेजमेंट होता है, ठीक है। ये प्रोसेस पे मैनेजमेंट करता है और ये हमारा डोजेस फॉर्म पे मैनेजमेंट करता है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस एम टू प्रिवेंट डिफेक्ट्स, मतलब वही है कि प्रोसेस को हम देखें कि कहीं डिफेक्ट्स ना होने पाए, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल इज़ एम आइडेंटिटी टू करेक्टिव, मतलब क्वालिटी कंट्रोल का एम ये है कि हम करेक्ट जो आइडेंटिटी एंड करेक्ट डिफेक्ट्स इन द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट्स में क्या गलती हुई है इसको मेन आइडेंटिफाई करना होता है, ठीक है। क्वालिटी एश्योरेंस इज द टेक्निक टू मैनेजिंग द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी एश्योरेंस जो होती है वो क्वालिटी को मैनेज करती है, और क्वालिटी कंट्रोल इज़ द वेरीफाइड द क्वालिटी, मतलब क्वालिटी को भी
क्वालिटी कंट्रोल इज़ द मैनेज वेरीफाई द क्वालिटी। क्वालिटी कंट्रोल जो होती है वेरीफाई करती है क्वालिटी को, ठीक है। ड्यूरिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग इट अवॉइड द मिस्टेक, मतलब प्रोडक्ट को बनते समय मिस्टेक्स को अवॉइड करता है। इट इज़ आइडेंटिफाइड डिफेक्ट आफ्टर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग बिफोर रिलीज़, मतलब ये आइडेंटिफाई करता है आफ्टर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के बाद, फिर बाद में रिलीज़ होता है, ठीक है। तो ऑल टीम्स मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूए, मतलब सारे मेंबर्स क्वालिटी एश्योरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन टेस्टिंग टीम जो होती है वो क्वालिटी कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। और वेरिफिकेशन इज़ द एग्जाम्पल है इसका क्यूए का, और वैलिडेशन एग्जाम्पल है क्यूसी का, ठीक है। तो यहाँ पास आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो राइट इन द शॉर्ट द वेरियस एक्टिविटी इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में ये आपको लिखना है, ये जो हम छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, क्लासिफिकेशन द नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम NDDS विद एग्जाम्पल और एडवांटेज इसके लिखना है, ठीक है। तो फटाक से ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो हमारा पार्ट ए कंप्लीट हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं है कि हम इतने ही क्वेश्चन तैयार करें, आपका और अगर तैयार हो पा रहा है तो आप कोशिश करिए कि हाँ 2 दिन का टाइम है तो आप और भी चीज़ें तैयार कर सकते हैं, और चीज़ों को परफेक्ट तैयार करिए। इससे ये होगा कि आप चीज़ें परफेक्ट लिख के आएंगे, ठीक है। तो मेरा मानना है, और 70% या 60% आप सिलेबस ख़त्म करने की कोशिश करें, वो ज़्यादा बेहतरीन है। चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में या फिर न्यू ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें ये है कि विद द एडवांस इन द फार्मास्यूटिकल साइंस वेरियस मॉडर्न डोजेस फॉर्म आर डिज़ाइन, मतलब डिफरेंट टाइप्स के मेथड यूज़ करके किसी ड्रग को हम क्या करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। तो इस प्रक्रिया को बोल सकते हैं मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसे इम्प्लांट्स है, फिल्म्स एंड स्ट्रिप्स है, लाइसोसोम्स ड्रग कैरियर्स है, कंट्रोल ड्रग डिलीवरी मॉडल्स है, इरेथ्रोसाइट्स है, नैनो पार्टिकल्स है, प्रोडक्ट है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए इम्प्लांट्स हैं। इम्प्लांट्स में क्या करते हैं हम, मान लीजिए कि कोई एक ड्रग है, उसको और इम्प्रूव, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए कोई टैबलेट्स है, नॉर्मल खाते हैं हम लोग, तो वो नॉर्मल खाते हैं तो वो जाती है, टूटती है, फिर ब्लड में एब्जॉर्ब होती है, तब फिर एक्शन देती है। लेकिन इम्प्लांट्स में क्या है, वही टैबलेट्स वही क्या है, दे आर स्टेराइल सॉलिड बॉडीज़ होती हैं, मतलब वो बॉडीज़ होती हैं। प्लेस बिलो इन द स्किन्स मीन माइनर सर्जरी करते हैं, मान लीजिए माइनर सर्जरी की हमने और उसको बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया, ठीक है। अब वो ड्रग क्या करेगी, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी और एक्शन देगी, और मतलब लॉन्ग टाइम तक के हमें वो एक्शन देगी। तो इस प्रकार जो टैबलेट्स या कैप्सूल या कैप्सूल्स या टैबलेट्स बनती हैं, उनको हम मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स के नाम से जानते हैं। तो ये इम्प्लांट्स हो गई, फिल्म्स एंड स्ट्रिप्स आ गए, दे आर अप्लाइड ऑन द अफेक्टेड एरिया, मतलब ये अफेक्टेड एरिया पर अप्लाइड करते हैं। दे हैव कंटेन द रिलीज स्लोली और स्पेसिफिक पीरियड, मतलब लॉन्ग टाइम तक के हमारे जो एक्शन देती हैं उनको हम नावल ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। लिपोसोम ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो लिपोसोम आर द वन ऑफ द कैरियर सिस्टम इन द बॉडी, ठीक है। दे आर enclosed in the liposomes and during the calculation the drug delivery and target site, मतलब ये एक लिपोसोम में कन्वर्टेड होती हैं और ये डायरेक्ट जो है वो टारगेट साइट जहाँ बाइंड होनी होती है वहाँ जाके बाइंड करती हैं और ड्रग को एक्शन देती हैं। कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम सेम इसी प्रकार है। एरोथोसाइट्स मतलब क्या होती हैं, दे आर यूज इन द कंट्रोल रिलीज ऑफ द ड्रग, मतलब ये ड्रग के रिलीज को में यूज़ होती हैं, ठीक है। इनका लाइफ स्पैन क्या है, 120 डेज तक होता है, ठीक है। व्हेन द ड्रग इनक्लोज्ड इन द एरोथोसाइट्स इट डिफ्यूज आउट द स्लोली फ्रॉम द सेल ड्यूरेशन एंड सर्कुलेशन एंड द प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग एक्शन, मतलब ऐसी ड्रग जो होती हैं जो क्या करती हैं कि मतलब इंसर्ट की गई और वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती हैं और लॉन्ग एक्शन देती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार
आप कह सकते हैं कि प्रो एरोथोसाइट्स हमारी जो होती हैं वो प्रो ड्रग होती हैं। प्रो ड्रग मतलब होता है कि आप नैनो पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द कोलाइडल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। द पार्टिकल साइज इज 200 mm से 500 mm नैनोमीटर तक की होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई बड़ी टैबलेट है, बड़ी टैबलेट को हम छोटी टैबलेट में कन्वर्टेड करेंगे, मान लीजिए छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्टेड किया तो फिर उसको हम जब लेंगे तो वो ज़्यादा एक्शन करेगी। मान लीजिए हमने बड़े पार्टिकल को लिया तो वो पहले टूटेगा, और यही छोटे पार्टिकल में कन्वर्टेड है तो वो ज़्यादा एक्शन करेगा। तो ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज रिड्यूस, फिर पेशेंट कंप्लेंस इज इम्प्रूव, मतलब पेशेंट की जितनी कंप्लेंस हैं उनको भी हम इम्प्रूव करते हैं। बेटर कंट्रोल ऑफ प्लाज्मा लेवल ऑफ ड्रग, डोज ऑफ ड्रग इज रिड्यूस, मतलब वही है हमने कहा जैसे बड़े पार्टिकल हैं उनको छोटे पार्टिकल में कन्वर्टेड कर देंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ थेरेपी रिड्यूस, मतलब उसकी जो थेरेपी है उसको रिड्यूस कर देंगे, मतलब जो अगर ज़्यादा पैसा लगता था उसमें कम कर लें। और आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि बायोअवेलेबिलिटी किसी ड्रग की इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लिख सकते हैं। और अगर आप इस बुक का लिखना चाहें तो इस बुक का भी लिख सकते हैं। देख लीजिए यहाँ पास लिखा हुआ है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिख के थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। ये इट शुड बी इंक्रीज द बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज करता है। इट शुड बी प्रोवाइड द कंट्रोल्ड डिलीवरी ऑफ ड्रग, ठीक है, इसको भी प्रोवाइड कराता है। इट शुड बी ट्रांसपोर्ट द ड्रग को ट्रांसपोर्ट करता है इंटैक्ट, और साइट ऑफ एक्शन पे जाके बाइंड करता है, ठीक है। यही सारी चीज़ें आपको सेम वही चीज़ें हैं। अगर आप उसको लिखना चाहें तो उसको लिख सकते हैं, इसको लिखना चाहें तो आप इसको भी लिख सकते हैं। ये सेम चीज़ें वही हैं और ये भी वही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पास प्रो ड्रग का एक कॉन्सेप्ट है। आपसे पूछ लिया जाएगा प्रो ड्रग क्या होती हैं, तो ऐसी ड्रग जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में हो और फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्टेड हो जाए, तो और लॉन्ग टाइम एक्शन दे, तो इस प्रकार की ड्रग को हम प्रो ड्रग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं कि फिर इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इम्प्रूव द सॉलिबिलिटी, टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी, टू इम्प्रूव द बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है। किसी ड्रग का मास को उस पर चेंज कर देना, मतलब उसका टेस्ट चेंज कर देना, उसकी टॉक्सिसिटी को रिड्यूस कर देना, यही सारे एग्जांपल्स हैं। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। और आप कोशिश करिए कि अपना 50 से 60% सिलेबस ज़रूर कवर करिए, क्योंकि इससे ये रहेगा आप चीज़ें अगर कवर कर रहे रहेंगे तो इसमें आप ही का बेनिफिट है। अभी आपके पास 2 दिन का समय है और आप समझ लिए हमारे पास 1 ही दिन का समय है, तो इसलिए कम से कम आप चीज़ों को पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि आप चीज़ें अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो तभी जाके आप एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से लिख पाएंगे। मेरी पहली वीडियो ये कंप्लीट हुई है और मैं बी पार्ट आपको जल्द से जल्द कल सुबह तक प्रोवाइड कर दूँगा। कल ये वीडियो 12 बजे तक के अपलोड हो जाएंगी और उससे पहले भी होने वाला हो तो उससे पहले भी अपलोड हो जाएंगी। तो इसलिए आप सभी लोग अच्छे से पढ़िए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आप सभी के सारे दोस्त जितने भी हैं उन सब तक ये वीडियो पहुंच जाए और वो सब भी अच्छे तरीके से तैयार कर लें। और 50 मेरे मानना ये है कि अब बोर्ड ने पेपर बनाया तो जाहिर सी बात है वो पूरा से पूरा सिलेबस कवर कर लेगा, हालांकि कुछ चीज़ें चेंज करेगा, तो इसलिए आप वो चीज़ें कोशिश करिए कि चीज़ें अगर वो चेंज करता है तो हम भी पढ़ाई करने में कमी ना करें, तो हम लोग भी खूब जम के पढ़ाई करें। इसलिए आप सब लोग ज़रूर पढ़िए और फिर स्टार्टिंग से लगा करके एंड तक, मिनिमम आपके 20 चैप्टर हैं तो आपको 15 चैप्टर तो मिनिमम तैयार होने चाहिए, और 5 चैप्टर आप छोड़ देंगे तब भी कोई इशू नहीं है, उससे आपसे तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी लोग ज़रूर पढ़ें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। और आपको हमेशा ऐसे वीडियो मिलती रहेंगी। इसलिए अभी सोशल फार्मेसी का पेपर है, फिर एसएपी का पेपर है, फिर लास्ट पेपर आपका केमिस्ट्री का होगा शायद में भी।
तो उसकी भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, इसलिए आप प्रिपरेशंस करते रहिए और खूब अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि एक भी कमी ना छोड़िए, क्योंकि ज़रा सा आप एक कमी छोड़ेंगे तो फिर पेपर बेकार होने के चांसेस रहेंगे। और ड्यूटी बहुत स्ट्रिक्ट लग रही है, तो ये तो आपको भी पता है कैसे ड्यूटी लग रही है, तो इसलिए आप सभी लोग खूब अच्छे से पढ़िए। थैंक यू।